विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। जैसे जैसे चुनाव की घड़ी आई तो इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई पीछे लगाई और विपक्षी नेताओं की शामत आई। ये दरअसल बड़ी पुरानी कहानी हो गई और इसमें कोई अब नई बात, ढकी दबी छिपी बात नहीं है। दिस इज एन ओपन सीक्रेट। इस पर 1000 बार बात हो चुकी है कि भाई ये कैसा टाइमिंग का अजब गजब खेल है कि जैसे जैसे चुनाव आएंगे वैसे वैसे विपक्षी नेताओं पर लगाम कसने के लिए ईडी, सीबीआई को छोड़ दिया जाएगा। पुरानी स्टोरी है। नया बवाल दरअसल यह है कि अब विपक्षी नेता बाकायदा अपने राज्य में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ बवाल काटते दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल का बवाल आपके सामने है, उसका भी अभी जिक्र करूंगी। आज झारखंड में बाकायदा रांची पुलिस को हेमंत सोरेन ने भेज दिया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पर। छापेमारी हुई, यह भी डिटेल में आपको बताने वाली हूं। तो जो विपक्षी नेता हैं अब वो खुलकर ईडी के खिलाफ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? सेंट्रल एजेंसीज के खिलाफ कि भाई बहुत हुआ। चुनाव आया तो हेमंत सोरेन को पकड़ लिया, चुनाव आया तो अरविंद केजरीवाल को, संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को पकड़ लिया, चुनाव आया तो भूपेश बघेल पर 508 करोड़ रुपए के फर्जी अवैध पैसे का आरोप लग गया। अब लेकिन ये जो बंगाल का बवाल हुआ, 8 जनवरी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी पहुंचे सुबह सुबह पश्चिम बंगाल, सुबह सुबह तकरीबन 6:30 बजे के आसपास, और छापेमारी की आईपैक कंपनी के दफ्तर पर और आईपैक कंपनी के डायरेक्टर के घर पर, प्रतीक जैन के घर पर। दरअसल यही वो कंपनी है जो टीएमसी का यानी ममता बनर्जी का पूरा चुनावी प्रबंधन संभालती है। होल एंड सोल स्ट्रैटेजी, उम्मीदवारों का चयन, स्क्रूटनी, डेटा एनालिसिस, ईच एंड एवरीथिंग आईपैक टीएमसी का ममता बनर्जी का संभाल रही है। तो हुआ दरअसल ये कि ममता बनर्जी धमक गई। किसी भी राज्य का चुना हुआ मुख्यमंत्री, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री ईडी की रेड के बीचों बीच धमक जाए। वो तस्वीरें अगर दिखा पाए तो दिखाइए। और हुआ दरअसल ये कि अपने साथ पुलिस अधिकारियों को भी, यानी राज्य की पूरी पुलिस फोर्स मशीनरी को साथ लेती गई, वहां से फाइल उठाई, लैपटॉप उठाया और चलती बनी। और भड़ककर बाद में ये कहती दिखाई दी कि अमित शाह के इशारे पर जांच एजेंसी हमारा चुनाव चोरी करने के लिए पहुंची है पश्चिम बंगाल। इतना बड़ा आरोप भी लगाती हुई दिखी। अब यहां से इस पेज को थोड़ा सा टर्न कर दीजिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने जिस तरीके से ममता बनर्जी अड़कर खड़ी हो गई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। एफआईआर 2 दर्ज हो गई वेस्ट बंगाल में जांच एजेंसी के खिलाफ। एक ममता बनर्जी ने खुद एफआईआर दर्ज कराई। अब ये देश में इसके पहले ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। भाई हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार हो गए, 151 दिन जेल में रहे। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार होकर चले गए। वो सारे सेक्शंस अभी आपको बताने वाली हूं कि कैसे हमने इस देश की जांच एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को इतना पावरफुल बना दिया कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी एक्टिविटी ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। बगैर वारंट के, सेक्शन 45 कहता है बगैर वारंट के जाकर आप अरेस्ट कर सकते हो किसी को भी। बाद में भले ही चार्जशीट कोर्ट कह दे कि कूड़े के डब्बे में डालने लायक है। अब लेकिन ईडी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने क्या कहा कि हमारे जो सबूत थे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे, उसको ममता बनर्जी अपने साथ ले गई। ईडी के अधिकारियों को धमकाया गया, उनके फोन छीन लिए गए, और जो आधार बनाया ग्राउंड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कि इससे दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारियों का मनोबल गिरता है और हम आर्टिकल 21 के तहत अपने अधिकारों की सुरक्षा चाहते हैं। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई। सबको इंतजार था कि दरअसल ममता जीतेंगी, और क्योंकि ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जवाब दे रहे थे, सॉलिसिटर जनरल जवाब दे रहे थे, यानी केंद्र सरकार के बड़े कानूनी अधिकारी, तो यह मुकाबला ममता वर्सेस केंद्र सरकार था। सबकी नजरें टिकी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा, और शुरुआती जो 5 लाइनें पढ़ूंगी उसमें ममता बनर्जी को दरअसल बड़ा झटका लगा सुप्रीम कोर्ट से। सरकार 2 हफ्ते में जवाब दे, सरकार ईडी के कामकाज में दखल ना दे, एजेंसी को अपना काम करने दे। और दरअसल ईडी के आरोप बड़े गंभीर हैं। जितने भी आरोप मैंने अभी पढ़े
उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने, कि सारे आरोप बड़े गंभीर है और ऐसे तो केंद्र और राज्यों के बीच में बड़ी अराजक स्थिति पैदा हो जाएगी कि भाई सेंट्रल फोर्स इधर से खड़ी है और स्टेट फोर्स इधर से खड़ी है, आपस में लड़ रहे हैं जुत्तम जूता। ये जो दिखाई दी थी तस्वीरें उस दिन, सवाल बड़े गंभीर है, इनका जवाब मिलना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एफआईआर जो ममता बनर्जी ने दर्ज कराई थी उस पर 15 दिन के लिए रोक लगा दी। 15 दिन बाद नोटिस का जवाब देना है ममता बनर्जी को, 3 फरवरी तक। अब लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी अंडरलाइन करने वाली बात है, जो जजमेंट में बाकायदा लिखी है अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये लिखी है, ये ताकीद तो की ममता बनर्जी को कि भाई आप इस तरह लट्ठम लट्ठा तो नहीं कर सकते, बीइंग ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि ट्रू इट इज दैट एनी सेंट्रल एजेंसी हैज नो पावर टू इंटरफेयर विद द इलेक्शन वर्क ऑफ एनी पार्टी। किसी भी सेंट्रल एजेंसी को यह इख्तियार, यह ताकत नहीं है कि किसी भी पार्टी के इलेक्शन के कामकाज में दखल अंदाजी करे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और मजाकिया लहजे में सुप्रीम कोर्ट यह भी कहता दिखाई दिया, भाई कपिल सिब्बल आर्ग्यू कर रहे थे ममता बनर्जी की तरफ से। कपिल सिब्बल कह रहे थे कि आखिरी पूछताछ 2024 में हुई थी, मामला 2020 में रजिस्टर हुआ था, ये ईडी अभी तक क्या कर रही थी। तो बड़े हंसते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सारी मनी लॉन्ड्रिंग अगर चुनावों के वक्त में होती है तो बेचारे ईडी क्या करे फिर। एक और महत्वपूर्ण सवाल कोर्ट ने उठाया कि अगर जांच एजेंसियां किसी गंभीर अपराध की जांच के लिए ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं तो क्या उन्हें राजनीति करके रोका जा सकता है। अब दरअसल इसी सवाल का जवाब हो सकता है 15 दिन बाद, जब 3 फरवरी को अगली सुनवाई हो, तब मिलता हुआ दिखाई दे कि कितनी ईमानदारी से ये जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, कर भी रही हैं कि नहीं कर रही हैं। क्योंकि ये जो कोयला घोटाले का मामला है, जिस पर इतना बवाल पश्चिम बंगाल में मचा, कोलकाता हाईकोर्ट भर गया, सुनवाई नहीं हो पाई, जस्टिस को उठना पड़ा बाकायदा वहां से कि हम अगली सुनवाई पर बैठकर बात करेंगे, जो कल होती दिखी। तो कितनी एजेंसियां ईमानदारी से काम कर रही हैं, मामला है ये दरअसल 2020 का, 6 साल तकरीबन हो गए। 28 नवंबर 2020 को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस पर जांच शुरू की। 21 में खूब पूछताछ हुई, उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 2024 में आखिरी बार पूछताछ की थी, अब से 1.25 साल पहले। तो 6 साल हो गए इस कोयला घोटाले के मुकदमे को चलते हुए। चुनाव से ठीक पहले फिर जिन्न बोतल से बाहर निकला। और अब एक और इंपॉर्टेंट डेटा आपके सामने रख दूं, जब जब हम हमारी जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हैं, और कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि जिन जांच एजेंसियों पर डेमोक्रेसी टिकी है, हम उन्हीं पर सवाल उठाते घूम रहे हैं, तो फिर ये देश भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये जांच एजेंसियां अंडर द डॉग क्यों खड़ी हैं? भाई छत्तीसगढ़ के चुनाव आए, भूपेश बघेल पर आरोप लगा, बाकायदा विटनेस पकड़कर ले आया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, ये असीम दास नाम का शख्स है। 508 करोड़ अवैध पैसा इसने भूपेश बघेल को पहुंचाया। बाद में स्पेशल कोर्ट के सामने वो गवाह, वो विटनेस मुकर गया कि हमसे अंग्रेजी के कागज पर दस्तखत कराया ईडी ने, जबरदस्ती, हम वो भाषा पढ़ना भी नहीं जानते। और पंकज चौधरी, ये तो चलिए विपक्ष का सब नैरेटिव है कि भाई वैभव गहलोत के खिलाफ, अशोक गहलोत के बेटे के खिलाफ हो गया, भूपेश बघेल के खिलाफ हो गया, हेमंत सोरेन के खिलाफ हो गया, आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो गया। और एक खबर और ये भी है कि अब दरअसल जिन 5 राज्यों में चुनाव है, तमिलनाडु, असम, केरला, पुडुचेरी, हर जगह यहां तैयारी है। कहीं रियल एस्टेट घोटाला, कहीं शेल कंपनियों का घोटाला है, कहीं सोना तस्करी है, कहीं सहकारी बैंक मामलों में एलडीएफ की सरकार पर कार्रवाई होने वाली है। तो 5 साल हम खामोश रहेंगे। और जिस डेटा की मैं बात कर रही थी, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ये डेटा मार्च 2025 में रखते दिखे संसद के पटल पर कि कितनी कॉम्पिटेंट है हमारी जांच एजेंसियां। 193 केसेस पॉलिटिशियंस के खिलाफ, राजनेताओं के खिलाफ दर्ज हुए जो सर्विंग हैं और फॉर्मर हैं, यानी जो अभी भी राजनीति में हैं, एमपी, एमएलए, विधायक और सांसद, या फिर जो राजनीति छोड़ चुके। 193 के खिलाफ केसेस दर्ज हुए। और इनमें से कन्विक्शन कितने का हुआ, मैं अपने दर्शकों पर छोड़ती हूं।
भाई 193 केसेस दर्ज हुए तो कुछ तो परसेंटेज होगी, 200 मान लीजिए, 10% भी अगर कन्विक्शन रेट होता तो 20 लोगों के खिलाफ दोष सिद्धि हो जाती, आरोपी से गुनहगार हो जाते, दोषी हो जाते। मात्र 2 मामलों में कन्विक्शन हुआ और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि 5000 मुकदमे ईडी दर्ज करके बैठी है, दोष सिद्धि 10 मामलों में भी नहीं हुई। और जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा आज कि ईमानदारी से ईडी अपना काम कर रही है तो करते रहने देना चाहिए, अराजकता फैलाना किसी तौर पर क्षम्य नहीं है। वही सुप्रीम कोर्ट ईडी को कह चुका है कितने मामलों में, 10 से ज्यादा मामलों में। अभी 7 अगस्त 2025 को कहा सुप्रीम कोर्ट ने ईडी बदमाश की तरह काम नहीं कर सकता, उसे कानून के दायरे में रहना होगा। इससे पहले कोर्ट ने ईडी को कहा कि मतदाताओं के बीच राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाए उसके लिए आप ईडी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये किसको कहा? केंद्र सरकार को, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को कहा। मुंह खोलने के लिए मजबूर ना करें, अन्यथा ईडी के बारे में कठोर टिप्पणियां करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ईडी सारी सीमाएं लांघ रही है, संघीय ढांचे का पूरी तरीके से उल्लंघन कर रही है, वो संघीय ढांचा जिसकी आज चिंता करता दिखा सुप्रीम कोर्ट। और झारखंड में जो बवाल आज हुआ, बाकायदा एक आदमी ने कहा कि ईडी के दफ्तर में बुलाया गया, जबरदस्ती दबाव बनाया गया, हिंसा की गई, मारा गया, पीटा गया, सिर फाड़ दिया गया। तो रांची पुलिस आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पहुंच गई रांची। तो ये रायता दरअसल और फैलने वाला है क्या? और जितना रायता फैलेगा ये डेमोक्रेसी के लिए उतना ही शेमफुल है क्या? कि भाई हम इस्तेमाल कर रहे थे अभी तक, अब वो सामने वाला खड़ा हो गया, अब हम भी इस्तेमाल करेंगे स्टेट मशीनरी को, तो दंगल बना दीजिए देश का। इसी पर चर्चा करूंगी, 2 बयान मेरे साथ सामने हैं, वो आपको सुना देती। खुद ममता बनर्जी एज ए सीएम जिस प्रकार बिहेवियर कर रही हैं, लोकतंत्र में इसका कोई जगह नहीं है। हम तो बंगाल के लोग शर्मिंदा ही हैं, पूरा देश चिंतित है कि लोकतंत्र कहाँ जा रही है। आज अदालत में जाना पड़ रहा है क्योंकि सारी व्यवस्था को तोड़ करके वो अपना व्यवहार हद तक पहुंच गए हैं जहां इसके आगे नहीं जा सकते। लोकतंत्र में इसका कोई अनुमति नहीं है। ये केस 2020-21 में दर्ज किया हुआ था। वो 5 इयर्स 6 इयर्स वो ईडी क्या, वो लोग क्या नींद में थे। तो अभी बंगाल का इलेक्शन है, जनवरी मास हो गया है। अगर इतना इंपॉर्टेंट, इतना जरूरी तलाश था कि 5 साल नींद के बाद इलेक्शन के पहले उसका नींद टूटा, ये तो पॉलिटिकल तलाश है। कुणाल घोष दरअसल एक तारीख गलत कह गए, साल गलत कह गए, 21 में नहीं 20 में दरअसल 2020 में ईडी ने इसका मुकदमा बाकायदा ऑफिशियली दर्ज कर लिया था। ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। ईडी बनाम ममता, सुप्रीम कोर्ट से ममता को झटका,